गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 31 अगस्त है तो डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और न्यूज़ के साथ साथ निबंध के कौन कौन से टॉपिक शामिल है जो आप लोगों के लिए यूपीएससी और बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, आरएस जैसे आप लोग पीसीएस दे रहे हैं तो उसके लिए करेंट अफेयर्स का जो पार्ट है उसको कवर करने के लिए जो कंटेंट है उपलब्ध कराया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिस पर विस्तृत चर्चा होगी। तो देखिए, भारत पैरा एथलीटों ने एक दिन में जीते हैं 4 पदक। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की शुरुआत हो चुकी है, तो एक साथ 4 पदक आए हैं। तो कौन कौन से पदक आए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। भारत और पैरा ओलंपिक्स की क्या कहानियां हैं, क्या इतिहास है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब तक कितने पदक जीते हैं उस पर चर्चा होगी। नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे, बहुत ही अलग तरह का बयान एक आया है। पाकिस्तान से हर हाल में बातचीत जारी रखने का जो खत्म हो चुका है दौर, तो यह क्या दूरगामी भविष्य लेकर आएगा, दूरगामी भविष्य, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे जैविक खेती के वैश्विक बाजार को बढ़ाने के लिए भारत की हिस्सेदारी, अमित शाह के द्वारा कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे भारत में जैविक खेती क्या है, उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, जैविक कृषि से प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन से, उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ पीटी फैक्ट के क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही देखेंगे क्या आपको मेंस के क्वेश्चन, इसमें जो आंसर डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम का पार्ट है। फिर नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश के कूनो से राजस्थान तक बनाया जाएगा चीता कॉरिडोर। तो देखिए महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्ट आया है कूनो से राजस्थान तक चीता कॉरिडोर। तो ये क्या है, पीटी फैक्ट हम चर्चा करेंगे इस पर। साथ ही देखेंगे चीता कॉरिडोर के अतिरिक्त हाथी कॉरिडोर क्या है, तो एलिफेंट कॉरिडोर, सभी पर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम पर लगाए गए कितना 1620 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। तो इस पर एक न्यूज़ हम एनालिसिस कर लेंगे, छोटा सा 2 से 3 मिनट का। फिर उसके बाद देखेंगे कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो इसके साथ ही हम देख लेंगे इसके दूरगामी जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कूटनीतिक बदलाव आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कैसे की गई, किन किन मुद्दों पर बात की जाती है इस मंच पर, तो हम इस पर साथ ही कौन कौन से देश इसमें शामिल, इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, महिला अधिकारों की हिमायती रही जस्टिस हिमा कोहली हो गई है रिटायर। तो इसके संदर्भ में कुछ बातें को देखेंगे। पीटी फैक्ट कुछ यहाँ से न्यूज़ आप लोगों के लिए कलेक्ट करेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है कम सेवन कर रहे हैं सभी आयु वर्ग के भारतीय। तो एक डाटा आया है, रिपोर्ट आया है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, उसके कम सेवन से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। शरणार्थी टीम के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी जाकिया खुदा दादी। तो यह पैरा ओलंपिक खेल में यह पहली महिला है जो आपको यह पदक जीती है। तो इसके बारे में कुछ पीटी फैक्ट देखेंगे। संपादकीय माज है नए अध्याय की और भारतीय कूटनीति। तो ये नया अध्याय क्या है, नए बदलाव क्या है, जिस पर परिचर्चा लगातार हो रही है, तो इस पर हम विस्तृत रूप से देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिएगा। नए लोगों के साथ हम लोगों के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। जहाँ जहाँ यह लोगो आपको दिखे तो आप इसे जरूर लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बार कोड को स्कैन करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिंक दिए रहते हैं, वहाँ से भी हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां डेली आपको MCQ 50 MCQ कराए जाते हैं, जहां पर 2 शिफ्ट में का आपको MCQ कराया जाता है। एक सुबह आपको 10 AM में और रात को 8 PM में, जिसके लिए पहले से ही आपको सारे सब्जेक्ट के शेड्यूल दिए जा चुके हैं, मंडे टू संडे का। तो आप उसके अनुसार काम कर सकते हैं। इस बार कोड को भी स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, सारी सुविधाएं ले सकते हैं। अगर सब्सक्राइब कर दे रहे हो तो आपको बेल आइकन भी दबाने की आवश्यकता है, ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके अतिरिक्त कि हम आप लोग के लिए क्या लेकर आए हैं अब स्पेशल, तो आप इसे लिंक को क्लिक कीजिएगा और हमसे जुड़ने का विभिन्न प्लेटफॉर्म जो हमारा है उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, हम लोग 100% संतुष्टि के साथ, गारंटेड संकल्पना के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत है। अभी तक जितने दिनों का मैं वीडियो एनालिसिस कराया हूं उसमें आप लोग संतुष्ट हैं। यही हमारा एक मूल मंत्र है कि जो भी बच्चे यहां पर आए उनको वो कंटेंट मिले, सारगर्भित कंटेंट मिले, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट मिले। एग्ज़ाम में वो प्रश्न के तौर पर हो या
कुछ भी रूप में एग्ज़ाम हॉल में वो दिखे, तो वही पढ़े जो एग्ज़ाम में आए। हमारे टैगलाइन के साथ आप जुड़ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। आप लोग के लिए एक नया सेगमेंट चलाया गया, इसे ज़रूर देखिएगा, डेली वॉच कीजिए इसे। अभी हाल ही में डिजिटल अरेस्ट है, जिस पर मैंने न्यूज़ में एनालिसिस कराया भी था आप लोगों को। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, इससे क्या चीज़ें होती है, तो इसके लिए डू यू नो का एक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को शेयर किया जाता है सभी जगह। व्हाट्सएप चैनल पर सबसे पहले आता है, आप वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। उसका टेलीग्राम, उसके इंस्टाग्राम, सभी जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको यह उपलब्ध कराया जाता है। तो लगातार आप शॉर्ट न्यूज़ के तौर पर इसे याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करें न्यूज़ पर। देखिए, भारतीय एथलीटों ने एक दिन में जीते 4 पदक। तो पहले अवनी ने रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक, मोना को कांस्य पदक मिला। पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में मनीष ने हासिल किया रजत। महिलाओं के 100 मीटर T35 दौड़ में प्रीति पाल ने जीता कांस्य। तो इस तरह के आपको 4 पदक मिलते हैं। अवनी लगातार 2 बार पदक जीतने वाली पहली आपको पैरा ओलंपिक भारतीय हैं। तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा, पीटी फैक्ट आपको यहाँ से मिलेंगे। हालांकि ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्या कि कुछ जैसे आपको पेरिस जो पैरा ओलंपिक है वो क्या है। तो इन खेलों का आयोजन कब से 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, थोड़ा सा पीटी फैक्टर ध्यान रखिएगा। इसका शुभ का पैरा ओलंपिक फ्रिज है, इसका भी भारत का प्रतिनिधित्व इस बार पेरिस इवेंट में 24 पैरा एथलीट कर रहे हैं। जो भी पैरा ओलंपिक किसी भी सर्वाधिक है, ध्यान अभी तक जो भी किसी भी पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक हमारा यह दल गया, जिसमें 32 महिलाएं हैं, यह याद रखना। यहाँ से पीटी फैक्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस बार 12 इवेंट में प्रतिस्पर्धा करेगा भारतीय एथलीट, जितने भी है 12 इवेंट अर्थात 12 प्रतिस्पर्धाएं करेंगे, जिसमें आपको 22 खेलों में आपको भाग लेंगे। इस संस्करण में 22 खेलों में से जो ध्यान रखिएगा। भारत पैरा ओलंपिक में क्या है, भारत पैरा ओलंपिक भागीदारी की शुरुआत कब से की गई है, आपको 1968 से यह क्या हुआ, शुरुआत हुआ। अर्थात भारत पैरा ओलंपिक जो ओलंपिक होता था उसमें 1968 से भाग ले रहा है। तो यह आपको पीटी फैक्ट के तौर पर याद है। अब तक कुल 31 पदक जीते हैं। ध्यान रखिएगा, यह 2020 के जो आपको ओलंपिक हुए थे, टोक्यो ओलंपिक, उसके बाद टोक्यो ओलंपिक के बाद आपको ध्यान रखिएगा कुल 31 पदक आपको अभी तक प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें 9 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य पदक आपको शामिल है। अगर हम लिस्ट पर बात करें तो ध्यान रखिएगा 2020 के ओलंपिक में आपको देखिए टोटल आपको लिखा हुआ अवनी लेखना स्वर्ण पदक जीती है आपको 10 मीटर राइफल शूटिंग में, जो फिर इस बार जीती है। तो यह नाम आपको याद रखना है, कम से कम कुछ चीज़ों को याद रख लेना है ताकि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे। पेरिस ओलंपिक 2024 और टोक्यो ओलंपिक 2020, तो आप तुलनात्मक रूप से इसे ध्यान रखिएगा। आपको इसका PDF आपको ऐप पर अवेलेबल करा दिया जाता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, आपको मुरलीकांत पटेकर का नाम याद रखना। ये स्वर्ण पदक में पहली बार तैराकी में 50 मीटर फ्री स्टाइल में आपको हेडनबर्ग जो हुआ था 1972 के, उसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। और यह ध्यान रखिए, इस पर एक मूवी आई है चंदू चैंपियन। अगर आप लोगों को समय मिले तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। कितना यह हिस्टोरिकल आपको वीडियो आपको इंस्पायर करेगा कि आपको सफलता कैसे प्राप्त करनी है, वो आपको दर्शाएगा। ये ओलंपिक के लिए भाग लेना चाहते थे। ओलंपिक जो नॉर्मल ओलंपिक होता है ना, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो नॉर्मल खिलाड़ियों का होता है, जो अच्छे आपको क्या है, जो किसी प्रकार से सॉरी मैं डिस्टर्ब हो गया था, कोई कॉल आ गया था जिसके कारण। तो चलिए, अब हम कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो चलिए, बात यहाँ मैं कर रहा था कि जो मुरलीकांत पटेकर हैं, तैराकी में जो स्वर्ण पदक जीते थे, तो ध्यान रखिएगा उससे पहले वो ओलंपिक में समान जो ओलंपिक खिलाड़ियों का होता है, जो किसी प्रकार से आपको विकलांगता की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनकी उसमें वो भाग लेना चाहते थे। इनके चंदू चैंपियन का आप ज़रूर एक बार मूवी देखिएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा आप लोगों को, या कहीं भी आप देख सकते हैं। इससे आपको इतना इंस्पायर मिलेगा कि क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता है कि आपको अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सके। इस मूवी को देखने के बाद आपको यही आपको कोर पॉइंट के तौर पर आएगा। वो एक समय ऐसा था, सुसाइड करना चाहते थे। तो आपको ध्यान रखना, मुरलीकांत पटेकर को एक बार ज़रूर देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और लिस्ट में जो नाम दिया गया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके कांस्य पदक लगातार लोग जीते हैं, उसके बाद चीज़ें बदली हैं।
तो अगले कंटेंट में देखते हैं, पाकिस्तान से हर हाल में बातचीत जारी रखने पर ख़त्म हो चुका है दौर, ऐसी बातें की गई है जयशंकर जी के द्वारा। देखिए बात है कि अभी एससीओ का जो बैठक हो रहा है उसमें भारतीय प्रधानमंत्री को बुलाने की बात, आमंत्रण भी भेजा गया है। जो एससीओ की बैठक 2024 अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद में होगी, तो इसको लेकर अनिश्चितता बनी हुई। उसी बीच में जो बातें उभर कर सामने आई कि जैसी घटना होगी पाकिस्तान के साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। तो क्या भारत पड़ोसी मुल्कों के साथ नेबरहुड की पॉलिसी को समाप्त कर रहा है या परिवर्तित कर रहा है? भारत जो अपने पड़ोसियों के साथ सहअस्तित्व की बात करता है और बड़े ब्रदर, बड़े भाई के तौर पर जो योगदान देता है, क्या उससे पीछे हटने का प्रयास कर रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझने की आवश्यकता है। देखिए भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो हालिया दशकों में जो प्रभावित हुए हैं, उसके पीछे का मूल कारण वहाँ का आतंकवाद है मूल कारण। तो इस आतंकवाद का जब तक कोई समाधान नहीं निकाला जाएगा पाकिस्तान के द्वारा, तो भारत अस्थायी तौर पर आपसे वार्ताएं, किसी प्रकार के संबंध को रणनीतिक स्तर पर पूरा नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को लेकर केवल समय और परिस्थिति के अनुसार समय और परिस्थिति के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यह समझ लीजिए हमारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। तो भारतीय अगर कूटनीति की बात करें तो पाकिस्तान और रिश्ते के बीच यही वर्तमान स्थिति है, जिसमें उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिले। हम 71 की बात कर लें या हम 1970 के कॉन्सेप्ट की बात कर लें, या बदलते परिवेश में जब आर्थिक तंगी पाकिस्तान में है तो उसके आधार पर जो बदलाव आए हैं, नीतियाँ में बदलाव आई है, फिर कूटनीतिक चालें बदली गई, उसके संदर्भ में चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि ध्यान रखिएगा, राजीव सक्री की लिखी एक पुस्तक जो स्ट्रेटजी कंडरम सेफिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का विमोचन के अवसर पर ये बात बोल रही थी। इस पुस्तक का नाम ज़रूर याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में पहुंच सकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे, जैविक खेती के वैश्विक बाजार में बढ़ाएंगे भारत की हिस्सेदारी। तो इस जैविक कृषि के वैश्विक बाजार में बढ़ाएंगे भारत की हिस्सेदारी, ऐसा अमित शाह जी के द्वारा बोला जा रहा है। तो पहले न्यूज़ को देखेंगे, उसके बाद कंटेंट को देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर कि केंद्रीय जो गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों की जैविक खेती की ओर बढ़ाने का आग्रह करते हुए दुनिया में सबसे ज़्यादा जैविक खेती अपने देश में की जा रही है, ऐसे आंकड़े दिए गए हैं। जैविक खेती के वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी की ओर बढ़ाना है। अब नई दिल्ली में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड एवं जैविक उत्पाद परिषद उत्तराखंड के बीच अनुबंध के कार्यक्रम में आपको ये बातें हो रही थी। अब ध्यान रखिएगा, इसको लेकर बातें हो रही है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैविक कृषि भारत में बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर जैविक उत्पादों को बढ़ाया जा रहा है, ब्रांडिंग किया जा रहा है, उसके लिए वित्त आवंटित किया जा रहा है, ये सब बातें हो रही। स्वास्थ्य जो वे एक समस्या के तौर पर भारतीयों में दिख रही थी, तो जैविक कृषि के माध्यम से हम बेहतर उत्पाद सामने लाने का प्रयास कर रहे थे। ये सब सारी चर्चाएं होती रही थी। इसी बीच आपको ध्यान क्या रखना है कि जैविक खेती होता क्या है। इसका सीधा सा अर्थ है पारंपरिक खेती जो कृषि है, जो हमारा पहले हुआ करता था, जो आपको रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद जैसे बायोगैस, स्लिम वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैविक उर्वरक जिसे कल्चर हम बोलते हैं, जो जोक वाला कल्चरल होता है उसके बोलते हैं, प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। चर्चा करते हुए संक्षिप्त भूमिका के तौर पर इसे देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आप इन जैविक कृषि के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कि भारत में जैविक कृषि है क्या, इसे समझिए। ऑर्गेनिक खेती की तरह तेज़ी प्रोत्साहित मिल रहा है। आंकड़ों के अनुसार हम बात करें तो 2014 में सिर्फ 11.83 लाख हेक्टेयर रकबे पर जैविक कृषि भारत में की जाती थी। वर्ष 2022 में हम बात करें तो 29.17 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई। तो 2014 से पहले अगर हम बात करें 1947 से ही जब देश आज़ाद हुआ उस समय से बात करें तो 11.83 लाख हेक्टेयर पर आपको क्या है कि कृषि होता था, पर अब 22 तक आपको 29.17 लाख और 24 तक अनुमान है 24 के अंत तक इसमें 20 लाख का वृद्धि हो जाएगा, अर्थात कुल 49.17 लाख जो है हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती होगी, जो विश्व में सबसे ज़्यादा होगा, सबसे अधिक
जैविक कृषि करने वाला देश बन जाएगा भारत। इसके लिए आंकड़े आपको ध्यान रखें, अच्छी ग्रोथ नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। यह सब आंकड़े आपको बदलते हुए देखेंगे। इनसे महत्वपूर्ण योजनाओं को हम देख सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें सबसे पहला याद रखिए कृषि विकास, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसके तहत क्या है कि तहत क्लस्टर निर्माण किया जा रहा है। किसानों को 3 वर्ष के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और कृषि इनपुट के लिए 31,000 रुपये अनुदान दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन भी प्रदान किया जा रहा है, जिससे एक आपको उससे लाभ उसको अनुदान लेने में होगा, इस तरीके से कर्ज लेने में होगा, वो संस्थागत रूप से चीज़ों को कर सकेगा। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत क्या किया, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट, जो आपको 7 सिस्टर के नाम से विख्यात है, उन राज्यों में ध्यान रखिएगा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना चलाई, जिसके तहत क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट जो सर्टिफाइड जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए किसान उत्पादक संगठन, ध्यान रखिएगा, अहम भूमिका है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए किसान उत्पादक संगठन क्या होता है, इसकी स्थापना कब से की गई, इसके स्थापना के लिए किस समिति ने रिपोर्ट रिकमेंड किया था। चलिए आगे हम बात करेंगे। जैविक खेती पर आने वाले खर्च के लिए किसानों को 3 वर्ष के लिए 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाता है। किसान इन पैसों के लिए जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं। इसके साथ अगर कोई फर्म बना के बिजनेस फर्म बना रहा है, उसके लिए 2 करोड़ का लोन प्रावधान किया गया है इस मिशन और जो ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत। अगर इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बागवानी मिशन की हम बात करें, इसके तहत क्या किया जा रहा है, फल सब्जी जड़ी बूटी जैसी बागवानी फसलों के लिए खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को जारी किया गया। जैविक खेती के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, आर्थिक मदद दी जा रही इस मिशन के तहत। इसके तहत 50 समूह, किसी किसान के समूह 50 हेक्टेयर कवर करके जैविक खेती करते तो 5 लाख तक का लोन भी मिल रहा है। इसके साथ वर्मी कंपोस्ट यूनिटें लगाने के लिए 50% की छूट अर्थात सब्सिडी दी जा रही है, या अधिकतम 30,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। तो ये सब आंकड़े याद रखिएगा। इस तरीके से तिलहन और पाम तेल मिशन भी है, जो अभी हाल ही में मैंने कि पाम तेल अभी नीति आयोग ने क्या किया है, अभी कल ही के न्यूज़ में मैंने आप लोगों को कवर किया है ना। नीति आयोग ने रिकमेंड दिया है कि प्रत्येक गांव पाम ऑयल लगाने के लिए यूनिट स्थापित किया जाए। पाम गांव का कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो आपको याद रखना है ये सब योजना है। तिलहन और पाम खेती के लिए जो राइजोबियम फास्फेट और सल्यूबाइलेजिंग बैक्टीरिया, जिंक सल्यूबाइलेजिंग बैक्टीरिया, इस तरीके से एजेटोबैक्टर, माइक्रोराइजा और वर्मी कंपोस्ट जैसे बायो फर्टिलाइजर की खरीद के लिए 300 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से आर्थिक सहायता दी जा रही इसके तहत, तेल मिशन के था। तो आपको इस तरीके से समझने की आवश्यकता होगी कि हम कैसे और भी बेहतर योजना है। अगर परंपरागत कृषि विकास मिशन की बात हम करें तो यह योजना 2015 में प्रारंभ किया गया था, और इससे क्या होता है कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन अर्थात NMSA उप मिशन, जिसे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के एक प्रमुख घटक के तौर पर शुरू किया गया था। इसके तहत क्या किया, जैविक कृषि के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण भागीदारी गारंटी प्रणाली डेवलप की गई, जिसमें हम जो PGS प्रमाणन देते थे के माध्यम से जैविक ग्रामों का विकास को बढ़ावा दिया है। भागीदारी गारंटी प्रणाली डेवलप किया है, जिसके माध्यम से जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम डेवलप किए गए, प्रमाणन बढ़ाए गए। तो आपको तिलहन और पाम तेल के अतिरिक्त ध्यान रखना है, इसके तहत आपको चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त मिशन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन का, उसके लिए कुछ अपग्रेड आपको याद रखना है। यह नॉर्थ ईस्ट के लिए चलाई जा रही है केंद्रित परियोजना है, और इसमें सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत एक उप मिशन के तौर पर यह काम कर रहा है। इसे 2015 में किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कहाँ शुरू किया गया था, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, और ये जो 7 सिस्टर है नॉर्थ ईस्ट का, उसके लिए शुरू किया गया। इसके तहत ध्यान रखिएगा जो प्रमाणन प्रदान किए जा रहे हैं उसके प्रति विश्वास पैदा, और जैविक खेती के लिए इन योजनाओं के अलावा ध्यान रखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जैविक खेती पर राष्ट्रीय योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नमामि गंगे मिशन, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परियोजना, जैविक खेती नेटवर्क प्रोजेक्ट आदि स्कीमें चलाई जा रही है। इतनी योजनाएं चलाई जा रही है देश में जो कृषि योजनाओं को बढ़ावा देगा। तो आपको यहाँ से देखना है कि भारत द्वारा चलाए गए योजनाओं के कारण
जैविक कृषि में पद्धतियों में जो बदलाव देखने को मिले हैं, लगातार बदलाव देखने को मिले, सरकार जो चलाई जा रही योजना उसके कारण कृषि जो जैविक कृषि की पद्धतियां हैं जो उसको अपनाने का, उसको धारण करने का, कृषकों को इसमें वृद्धि करने का, तो यह बदलाव आया है। उसके साथ साथ इसकी संभावनाओं के विकास के साथ क्या मार्ग भी प्रशस्त हुए हैं। जो भी संभावना है उसके विकास के साथ साथ क्या हुआ, विकास के मार्ग, अर्थात जो हमारी संभावना, इसके अतिरिक्त हम भी और कुछ उत्पादन कर सकते, तो इसको मार्ग प्रशस्त स्पष्ट करें। 250 शब्दों में उत्तर दीजिएगा। सीधा सा सिंपल तरीके से जो योजनाएं आपको बताई गई उसके ही अराउंड में सारी विकास के मार्ग को आपको बताना है। तो चलिए इसके तहत आप तैयार रहिएगा। आज का आंसर जो है आप लोग कहाँ भेजना है, युक्ति आईएएस का ऐप जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड पहले कर ले। वहाँ पे हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का एक पैकेज बना हुआ, उसको परचेज करके आप उस ग्रुप में भेज सकते हैं। जो लोग पहले से हैं उसको क्या करना है, वो आप उस ग्रुप में ही भेज दिएगा। ठीक है, यह वीडियो एनालिसिस बिल्कुल फ्री होता है यूट्यूब पर, लेकिन प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट आपको जो नोट्स है, की नोट्स है, प्लस आपको डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, प्लस वीकली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो संडे को 11 AM में होता है, जिसमें 5 प्रश्न होते हैं। जल्द इसका वीडियो एनालिसिस आप लोगों के सामने लाया जाएगा। आप इन सब चीज़ों को लेकर 599 प्लस टैक्स जो 600 आपको 14 के अप्रोक्स पड़ेगा, वार्षिकी के साथ आप दे सकते हैं। अर्थात एक वर्ष में केवल 614 रुपये पेड करना है और इसका लाभ लीजिएगा। इसके लिए आपको करेंट का जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर कर देना है। इस पर विश्वास करके चीज़ों को कवर कीजिए। लगातार PYQ से आप चीज़ों को कवर कर सकते, देख सकते, मिला सकते। हमारा BPSC आपको 70 टारगेट बैच और 71 BPSC फाउंडेशन बैच की मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू ओरिएंट क्लासेस चल रही हैं। आपको संडे को आपको शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा अगले 15 डे का, जो आपको क्लासेज होंगी, तो आप उसके अनुसार चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे। साथ ही साथ 30 MCQ आपको कराए जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो आपको फुल लेंथ टेस्ट के तौर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, टारगेट पहले से दिए हुए क्या क्या टॉपिक होगा, तो आप इसका अभ्यास टेलीग्राम चैनल पर जरूर करेंगे। फिर इसके साथ अतिरिक्त आपको गूगल फॉर्म पर भी आपको क्या होता है, टेस्ट लिया जाता है। अभी इस सब जब रिजल्ट आपको घोषित हो जाएगा 69th BPSC का, प्लस आपको जब शेड्यूल जारी कर दिया 70 का, तो उसके अनुसार हम फिर इसको अपग्रेड कर देंगे, चीज़ों को अपडेट करेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम पर 1620 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। देखिए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा क्लस्टर में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम पर उसकी जो किरंदुल स्थित लो अयस्क खनन परियोजना है, उसकी अनियमितताओं के कारण उन पर 1620 करोड़ का जुर्माना लगाया, अर्थदंड लगाया गया है। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर चीज़ें ध्यान रखिएगा, यह कंपनी पर छत्तीसगढ़ खनिज उत्खनन परिवहन भंडारण नियम 2009 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। तो इसके तहत ध्यान रखिएगा। अब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, इन पर अर्थदंड भी लगाया जा चुका था। यह जो कंपनी है सार्वजनिक क्षेत्र की लो अयस्क कंपनी उत्पादन करने वाली देश की अग्रणी कंपनी है। अब ध्यान रखिएगा 67 से 68 से लो अयस्क का खनन कर रही है। इसके लिए तो कुछ चीज़ें आपको PT फैक्ट याद रखना है। यह कंपनी कहाँ की थी, छत्तीसगढ़ में स्थित थी। दंतेवाड़ा क्लस्टर में आपको यह विकसित किया गया था, इसको निर्माण किया गया था, कब से यह निर्माण कर रही, ये सब PT फैक्ट याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सार्वजनिक कंपनियों पर इतना बड़ा अर्थदंड लगाना कहीं ना कहीं प्रश्न का कारण बन जाएगी। अब मध्य प्रदेश में कूनो के राजस्थान में बनाया जाएगा चीता कॉरिडोर। तो यह चीता कॉरिडोर क्या है, तो ध्यान रखिएगा ऐसा मार्ग जो चीतों को आने जाने, जैसे एलिफेंट कॉरिडोर है जो हाथियों के आने जाने के मार्ग, निश्चित मार्ग है, जो हर साल वो अपने प्रवास के दौरान उपयोग में लाते हैं। तो उस कॉरिडोर को, उस रास्ते को कॉरिडोर नाम दिया जाता है, एलिफेंट कॉरिडोर के तौर पर। ऐसे ही चीतों का एक मार्ग होता है जो हर वर्ष अपने प्रवास के दौरान आते जाते हैं। मान लीजिए यहाँ सूखा, पहले यहाँ पर रहते हैं, वर्षा के दिन में यहाँ पर संसाधन खाने का अधिक होता है, तो हाथी अपना शिफ्ट कर जाते इधर, अगर इन सूखे हुए क्षेत्रों से। तो यह जो रास्ता फिर जब बारिश समाप्त हो जाती है तो आपको अपने स्थान पर अगर जाते हैं तो इस रास्ते में आने जाने वाले कॉन्सेप्ट को कॉरिडोर कहा जाता है। इसी तरह चीता का एक कॉरिडोर होता है। अब राजस्थान के यहाँ से मध्य प्रदेश के जो कूनो है वहाँ से लेकर राजस्थान तक का यह कॉरिडोर निर्मित किया जाएगा। यह तब PT फैक्ट हुआ। इसके अतिरिक्त आपको क्या और जाननी है, जैसे इसके अतिरिक्त आपको चीता का वैज्ञानिक नाम याद होना चाहिए। वैज्ञानिक नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है
एसिनोनिक्स, निक्स आपको जुबेरस। फिर एशियाई जो चीता है उसका क्या नाम है? एशियाई चीता, दो चीता होता है, एशियाई चीता और एक होता है अफ्रीकी चीता, जिसको अफ्रीकी चीता जो लाया जा रहा है भारत में उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिए, एशियाई चीता का नाम अगर वैज्ञानिक नाम हम बात करें तो एसिनोनिक्स आपको जुबेटस दो बार नाम याद रखिएगा, जुबेटस इसका नाम है। और अफ्रीकी चीता का वैज्ञानिक नाम है जुबेटस वेनाटिक्स, इसका नाम याद रखना है, दो नाम याद रखना है। इसके अतिरिक्त आपको नाम याद करना है, यह विश्व का सबसे तेज़ दौड़ने वाला स्तनधारी है, स्तनधारी यह याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि यह जो है इसका जो IUCN जो लिस्ट है यह इसमें सुभेद्य में है। तो मुझे यह बताइएगा IUCN लिस्ट क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको कब से स्थापित किया गया, किन किन जानवरों के लिए लिस्ट जारी करता है, इसका लिस्ट का नाम क्या है, ये सब मैं पहले भी बता रखा है। इसमें सुभेद है जिसे वनरेबल हम लोग कहते हैं, वनरेबल इसको कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा यह 1900 भारत में विलुप्त पाया गया, तो 1952 से एशियाई चीता आधिकारिक रूप से भारत में विलुप्त घोषित किया गया। तो यह डेट याद रखना, 1952 एशियाई जो चीता है भारत में विलुप्त पाया गया है 1952 में। अब यह जो IUCN लिस्ट में घोर संकटग्रस्त श्रेणी में भारत का एशियाई जो चीता है वो संकटग्रस्त है। तो संकटग्रस्त श्रेणी में आपको याद रखना है। इसके लिए ध्यान रखिएगा क्रिटिकल इंडेंजर्ड इसको दिया जाता है, CR नाम दिया जाता है IUCN लिस्ट में। अब चीतों के लिए पुनर्वास योजना भी लाया गया। अभी हाल ही में चीतों को जनवरी 2022 के आसपास अफ्रीकी के कुछ देशों से लाया गया, जिसमें आपको नामीबिया से 8 चीतों को लाकर मध्य प्रदेश के कूनो और राष्ट्रीय उद्यान जो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान उसमें रखा गया था। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अभी हाल ही में बात हुआ, मैंने कुछ दिन पहले न्यूज एनालिसिस किया था कि जो 0 डिग्री के आसपास जो उत्तरी गोलार्ध के देश है उससे चीता लाया जाएगा, ताकि भारतीय उत्तरी गोलार्ध में है तो उसके वातावरण के आसार पर वो लोग बच सके। तो ये सब प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि यह प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। एलिफेंट अर्थात हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफेंट जो कॉरिडोर चलाए गए, एलिफेंट कॉरिडोर योजना कब लाई गई? एलिफेंट प्रोजेक्ट कब लाया गया? जैसे चीता प्रोजेक्ट लाया गया वैसे ही एलिफेंट प्रोजेक्ट लाया गया। तो ये सब कब आया कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए अगले न्यूज़ पर आते हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, सहयोग की नीति अपनाई गई। तो ये सब क्या है, इसके लिए आपको ध्यान रखिएगा। यह क्षेत्र जो है कोलंबो घोषणा, कोलंबो श्रीलंका में भारत कोलंबो के रिश्ते के साथ साथ भारत के उपमहाद्वीप में नए आयाम सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसमें बात हो रही है कि आपसी सहयोग के साथ हम कैसे सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। तो ध्यान रखिएगा। इसके लिए कोलंबो में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो भारत के अजीत डोभाल हैं, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका 3 देश याद रखिएगा। तीनों देश, मालदीव इधर है, श्रीलंका इधर है और भारत। जो आपको हिंद महासागर है, जो तटीय क्षेत्र हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप का, उसके जो 3 देश है उसमें आपसी रणनीति सुरक्षा को लेकर बैठकें हुई है, लगातार चल रही है। दिसंबर 2023 में CSC की 6ठी बैठक स्तर पर हुई है थी। उसमें बातें चली थी कि हम कैसे चुनौतियों का सामना करें, अंतर्राष्ट्रीय खतरों को कैसे जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, खतरा उसको कैसे दूर कर पाएंगे, समुद्री सुरक्षा कैसे स्थापित कर पाएंगे। जैसे आपको देखते हैं ना अरब सागर में, लाल सागर में क्या किया जा रहा है, लगातार कुछ समुदायों के द्वारा, हिती समुदायों के द्वारा क्या किया जाता है, लूट कर लिया जाता सामानों को। दूसरी समुद्री सुरक्षा की बात होती है, आतंकवाद का मुकाबला करने, साइबर सुरक्षा के मामले में हम कैसे आपसी समझ विकसित करेंगे, उसके लिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आपको गठित किया गया था। यह भारत हिंद महासागर अपना रणनीतिक चिंताओं के सामने लाता है। उस तरह सभी के ये चिंताएं सेम है, तो इस तरीके से सब एक दूसरे के साथ मंच साझा करते हैं। तो कुछ की फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। जैसे कोलंबो सुरक्षा
सुरक्षा सम्मेलन वर्ष 2011 में यह आरंभ किया गया था। भारत, श्रीलंका और मालदीव त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया था। अब इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं में चौथे सदस्य के रूप में मॉरिशस को शामिल किया गया। तो मॉरिशस को ध्यान रखिएगा, यह शामिल है। अब इसके अतिरिक्त बांग्लादेश और सेशल्स ने भी पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। उन्हें समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। कोलंबो सुरक्षा के लक्ष्य क्या है, तो इसको ध्यान रखिए। CSX सुरक्षा जो सलाहकार की 5वीं बैठक में निम्नलिखित 5 स्तंभों को क्षेत्रीय आपको जो दिसंबर 2023 में हुआ था उसमें 5 स्तंभ क्रिएट किए गए, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे पहचान किया है सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और कट्टरवाद का मुकाबला करना, अवैध व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का सामना करना, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का सुरक्षा करना, मानवीय सहायता और आपदा राहत करना। तो आप देखते हैं मालदीव की घटना हो या श्रीलंका की या और भी देश है, तो जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में भारत अपना जस्टर के तौर पर आपको चीज़ें मानवीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंधों को स्थापित कर सके, अपने कूटनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सके और अपने हिंद महासागर क्षेत्र को शांत रख सकें। तो यह सबसे बड़ा शांति की स्थिति को बनाए रखे प्रमुख उद्देश्य भारत का यही होता है और यही लगातार हर मुद्दे में आपको देखने को मिल जाता है। चलिए यहाँ पे एक न्यूज़ आपको मिलेगा, महिला अधिकारी में हिमायती रही जस्टिस हिमा कोहली रिटायर हो गई। तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा, अब केवल 2 महिला जज जस्टिस बीबी नागरत्नम और बेला M त्रिवेदी अभी सर्वोच्च न्यायालय में अपनी महिला सदस्य के तौर पर महिला जज के तौर पर काम कर रही है। तो एक तो PT फैक्ट आपको यह याद रखना है। मैंने पहले आप लोगों को कंटेंट दे रखा है, कुछ प्रश्न वहाँ से मैं करता हूँ कि पहली महिला कौन थी जो आपको सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। फिर मुझे यह बताना पहली महिला कौन थी जो हाई कोर्ट की जज बनी थी और हाई कोर्ट की मुख्य जज बनी थी। यह 2 प्रश्न। फिर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला जज बनी है। ये सब सारे मैंने आप लोगों को टॉपिक कवर करा रखे, वहीं से प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, अधिकतम संख्या कितनी है सुप्रीम कोर्ट की, यह सारे प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, इसके अतिरिक्त कुछ जानकारियाँ होगी तो आप इनको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि चीज़ों को यहाँ से कवर किया जा सके। अब देखिए, माइक्रो न्यूट्रंस कम सेवन कर रहे हैं सभी आयु वर्ग के भारतीय, रिपोर्ट में दावा किया गया है। यह रिपोर्ट पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रंस के बारे में बात करता है, सूक्ष्म जो माइक्रो पोषक तत्व हैं उसके बारे में। अब ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि माइक्रो न्यूट्रंस जो है सूक्ष्म पोषक तत्व उन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये बताना आप लोगों को, क्योंकि याद होगा आप लोगों को मैंने जनवरी 2024 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें WHO के द्वारा और UN की संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी जिसमें खाद्य प्रणालियों में बदलती प्रवृत्तियाँ, याद आ रहा है। उसमें मैंने सारे पोषक तत्वों के बारे में चर्चा की थी। पोषक तत्व जो सूक्ष्म रूप से है, 2 रूप पोषक तत्व के, खाद्य पदार्थों में जो फैट का कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने चर्चा किया था। तो मैंने वहाँ सारी चीज़ों को चर्चा की थी। तो आपको वहीं से कुछ प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, उत्तर दीजिएगा। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से पोषक तत्व शामिल है, मात्रा के अनुसार बताना। ऐसा नहीं कि केवल हवाबाजी कर देनी है। अगर आपको लगता है कि कैल्शियम है तो इसका नित्य प्रतिदिन कितनी आवश्यकता है ग्राम में आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बताना है। तो आयरन, कैल्शियम, फोलेट शामिल किया गया, जिसमें आपको ग्लोबल जो लासेंट ग्लोबल हेल्थ जर्नल उसमें प्रकाशित अध्ययन में किया गया। महिलाओं में आयोडीन की कमी पाई गई है। अभी हाल ही में आयोडीन में माइक्रो प्लास्टिक की बात की गई थी, सभी भारतीय नमकों में माइक्रो प्लास्टिक पाए जा रहे थे, इसको लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। तो इस तरीके से देखते हैं आयोडीन की भी कमी पाई जा रही है महिलाओं में। अगर 70% में से 5 अरब अधिक लोग जो है पर्याप्त मात्रा में आयोडीन, विटामिन E और कैल्शियम का सेवन नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आपको मुख्य रूप से यह अध्ययन यह बताता है कि आपको क्या करना है कि आपको पोषक तत्व समान रूप से लेना है। पर यहाँ समस्या यह होती है ना कि समस्या 2 प्रकार का, केवल रिपोर्ट में कह देना मात्र कि सभी भारतीय क्या सेवन नहीं करते पोषक तत्वों का। तो इसके 2 आधार हो सकते हैं। 2 तो आय के कारक बन सकते हैं या
खाद्य प्रणाली में बदलाव जैसे आया, जैसे अभी जंक फूड लोग खाते हैं। जंक फूड में क्या सभी पोषक तत्व तो होते हैं? खाद्य तो खा रहे हैं, वो खाना तो खा रहे हैं, पर वो क्या प्रोटीन युक्त पोषक युक्त खाना खा रहे हैं? जंक फूड। लोगों के पास पैसा भी है, फिर भी वो जंक फूड खा के अपने सेहत को बिगाड़ रहे हैं अर्थात। और जिनके पास आय के स्रोत नहीं, उनको तो प्रोटीन युक्त या इस प्रकार से पोषक युक्त जो खाना था वो तो उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से दोनों भारतीय लोग जो वर्ग हैं उनको यह पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, यह पहला अध्ययन है वर्ष जो 185 देशों में 15 सूक्ष्म पोषक तत्वों का सेवन करने के अनुमान लगाया है। तो यह वृहद रूप से बातें सामने लाई है। तो 15 सूक्ष्म पोषक होते हैं, मैंने बता रखा था, उसमें आपको लिस्ट बताना है कौन कौन से मात्रा के अनुसार कितनी आवश्यकता होती है सभी शरीर में दैनिक रूप से। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अवगत, यही न्यूज़ आपको जनसत्ता में भी सेम टू सेम है। यहाँ पर वही बातें की गई है, थोड़ा सा अलग दिया गया कि यहाँ बातें की गई 185 देशों में 15 सूक्ष्म यहाँ बात हुई है। कुछ आंकड़े यहाँ भी यही भी दिया गया, अध्ययन में 99.3% वैश्विक आबादी पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन के स्तर का अंदाजा लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने ग्लोबल डाइटरी डेटाबेस का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया। उसमें 10 से 30 साल के आयु वर्ग के लोगों को कैल्शियम अपर्याप्त खपत सबसे ज़्यादा देखी, खासकर दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, उप महासागर क्षेत्र में, उप सहारा क्षेत्र जो है वहाँ पर। अब ये आंकड़े दिए गए जिसको एक बार आप लोगों को रिवाइज कर लेना, देख लेना है। अगर ध्यान रखिएगा इसमें आयोडीन, विटामिन B12 और आयरन न लेने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है, जबकि मैग्नीशियम, विटामिन B6, जिंक, विटामिन C पर्याप्त सेवन नहीं कर रहे लोग महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक है। तो इस तरह के आंकड़े दिए गए जिसको आपको एक बार रिवाइज कर लेना। चलिए आगे बात करेंगे। यह PT फैक्ट है पूरा बिल्कुल। अफगानिस्तान की ताइक्वांडो खिलाड़ी जो है आपको क्या कि शरणार्थी टीम के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। अफगानिस्तान की जाकिया खुदा दादी, ध्यान रखिएगा, पेरिस पैरालंपिक में शरणार्थी पैरालंपिक टीम के पदक जीतने वाली खिलाड़ी। अब यह शरणार्थी पैरालंपिक टीम क्या होती है, ध्यान, जिसके लिए जो कोई देश अपने खिलाड़ी को क्या करता है, अपने देश के झंडे तले नहीं भेजता है, तो ओलंपिक में यह प्रावधान किया गया है कि ओलंपिक के तल आपको क्या करना है कि ओलंपिक के झंडे के नीचे आप वो खिलाड़ी, कोई भी देश का कोई भी खिलाड़ी हो, वो भाग ले सकता है। पर वो पेरिस ओलंपिक का झंडा होगा, अर्थात ओलंपिक का झंडा वो उसके तहत होगा। पर ध्यान रखिएगा ये अफगानिस्तान की महिला है, तो यह पेरिस झंडे के तले आपको अपना प्रतियोगिता जीती है, जिसमें ध्यान रखिएगा पेरिस पैरालंपिक में शरणार्थी, ध्यान रखिएगा इस तरीके से आपको शरणार्थी टीम के तौर पर यह जीती है। तो इनके बारे में कुछ आप लोग अपडेट देख लीजिएगा। अब है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक नया अध्याय के तौर पर भारतीय कूटनीति शुरू, यह जो आप लोगों को लेख मिला है तो इसको ध्यान यह रखना है कि बदलते परिवेश क्या है। सबसे पहले तो यह याद रखना, बदलते जो परिवेश हैं वो क्या है, आपको याद रखना है क्या है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे अपनी बहुचर्चित यूक्रेन यात्रा के बाद, राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वार्ता होने के बाद, पोलैंड यात्रा जेलेंस्की, रूस की यात्रा उससे पहले, इस पर एक छोटा लेख आपको कुछ दिन पहले भी मैंने चर्चा किया था। तो दोनों स्थितियों में अगर हम बात करें, ट्रायंगल जो बना रहा है भारत, जिसमें हम रूस की भी बात कर रहे हैं, यूक्रेन की भी बात कर रहे हैं, भारत बात कर रहा, और इसके परिप्रेक्ष्य में जो ट्रायंगल बनाया है भारत ने, इसके पेज में अमेरिकी नीति जो है, अमेरिकी नीति उसको जो संतुलित करने का प्रयास कर रहा है भारत, उसी के बदलते परिवेश में क्या भारत क्या यूक्रेन और रूस के युद्ध में मध्यस्थता करके युद्ध को समाप्त कर सकता है। यही बदलते परिवेश में वैश्विक कूटनीति की बातें हो रही हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री रूस यात्रा के समय अमेरिकी वाशिंगटन नाटो गठबंधन शिखर बैठक में मेजबानी कर रहा था, जिसका मुख्य विषय था स्वाभाविक रूप से यूक्रेन संकट था। जब यूक्रेन की यात्रा पर गए तो यूक्रेन की सेनाओं रूस के कुर्स्क प्रदेश में ज़मीन पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही थी। इसलिए चीन और भारत के कुछ आलोचकों का मानना था मोदी को ये दोनों यात्राएं रूस और अमेरिका दोनों को खुश रखने के दबाव में करनी पड़ी। वहीं पिछले 2 साल में रूस और भारत के बीच होने वाले द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन में टालते आ रहे हैं। अगर बात करें हम कि 2022 में संघाई सहयोग संगठन शिखर बैठक में नहीं आए तो यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों के मोर्चे पर समर्थन देने के बाद बढ़ती आर्थिक व्यापारिक निर्भरता
आपको देखने को मिली। इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं कि हम देख रहे हैं कि दौरा किया जा रहा है पर युद्ध के आयाम बने हुए हैं। यूक्रेन अपनी तरफ से युद्ध कर रहा है, रूस अपनी तरफ से युद्ध कर रहा है। तो क्या केवल यह वैश्विक रूप से बदलाव के दौर में कुछ शब्द जोड़े जा रहे हैं कि नहीं, हमको शब्दों का समापन कर देना है कि हमने तैयारी तो की थी, हमने मध्यस्थता करने का प्रयास किया था, पर अपने हित के कारण ये चीज़ें अभी तक सुलझ नहीं पाई है, सुलझा नहीं जा सका है। विश्व अपने बात कर रहा है, नाटो अपनी बात कर रहा है, यूएन अपनी बात कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है कि 2022 में साफ शब्दों में आपको बाध्यकारी शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह कटिबद्ध था। इसके दौरान बातें मोदी जी ने यूक्रेन के पहले भी, आपको उससे पहले G20 शिखर सम्मेलन में भी यह युद्ध का नहीं है जैसे कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। तो आपको ध्यान रखना होगा, बदलते परिवेश में पहला शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में हुआ जो रूस और यूक्रेन के शांति के लिए बातें करा जिसमें रूस नहीं बुलाया गया था, चीन भी शामिल नहीं हुआ था। भारत ने भाग लिया था परंतु उसने रूस की अनुपस्थिति के चलते सम्मेलन में विज्ञप्ति का एक तरफा बताकर उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो इस तरीके से देखते हैं भारत रूस संबंध भी इसके आड़े आ रहा है, चीन का जो काउंटर है वो भी सामने आ रहा है। तो ध्यान रखें, इस तरीके से मुख्य पत्र में ग्लोबल टाइम्स लिखा था, पहले शांति शिखर पर हस्ताक्षर न करने वाले देश को दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं करने दी जाएगी। समस्या यह है कि अमेरिका उसके खेमे में देशों जैसे चीन के साथ स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसा देश गुटनिरपेक्ष देशों की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो ये सब बातें हो रही है। ऐसे में केवल भारत ही बचता है जिस पर दोनों पक्ष भरोसा करते हैं, यूक्रेन भी और आपको रूस भी। तो इस तरीके से देखते हैं कि इस स्थिति में रूस और यूक्रेन दोनों शांति वार्ता के मेज पर लाने में सफल हो जाता है तो संभव ऐसी शर्तों को आड़े नहीं आने दिया जाएगा जो आपको यह बातें उभर कर सम्मेलन के बाद आया था कि भारत समर्थन हस्ताक्षर नहीं किया है। तो यह कैसे, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट विश्व में नहीं चलता है। अगर यूक्रेन और रूस ये दोनों राष्ट्र ही बोलेंगे कि भारत ही हमारा शिखर सम्मेलन का वार्ता करो, तो इसमें तीसरा देश संगठन इसमें अपने हितों का संरक्षण नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, हितों का संरक्षण तभी होगा जब भारत, अगर यूक्रेन और रूस जब उसको बढ़ावा देगा। अगर समाधान के मंच पर रूस और यूक्रेन आना चाहता है, समाधान की स्थिति में आना चाहता, तो वो ऐसे राष्ट्र का चयन करेगा ना जो न्यूट्रल होने की प्रबल संभावना रखता है, जिसमें भारत अपने विदेश नीति कूटनीतिक नीति के आधार पर लगातार कुछ वर्षों से सिद्ध भी कर रहा है। वो G20 सम्मेलन की बात कर लें, यूएन में अपनी बातों को रखने में बात कर लें, WTO में अपनी बातों को रख लें, तो सभी मंचों पर भारत किसकी बात करता है? भारत अपनी बात तो करता ही करता है, उसके साथ साथ अफ्रीकी देशों की बात करता है, ग्लोबल साउथ की बात करता है, अफ्रीकी जो मंच है उसका संगठन उसकी बात करता है, विकासशील देशों की बात करता है, अर्थात अधिकारों की बात करता है। यहाँ ध्यान रखिए, अधिकारों को के साथ साथ जवाबदेही की वो बात करता है। पर अमेरिका या उसका जो गुट है वो क्या करता है? केवल संरक्षणवाद का बात करता है, जिसमें अधिकार प्रबल होता है कि मेरा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब कोई राष्ट्र कैसे तय कर लेगा केवल आर्थिक समृद्धता के कारण जी कि अमेरिका आर्थिक रूप से समृद्ध है, वह क्या करता है? दूसरे देशों के साथ सहयोग की नीति अपनाता है और अपने कूटनीतिक चालों को पूर्ति करने के लिए एन पराक्रम तरीके से चालें चलकर वो बांग्लादेश का उदाहरण ले लीजिए, एक पोर्ट लेना चाहता है जिसके पाकिस्तान के बांग्लादेश का पूरा इकोसिस्टम खराब कर दिया। वियतनाम का हम कॉन्सेप्ट ले लें या अरब सागर का कंट्री इजराइल का कॉन्सेप्ट ले लें, तो क्या अमेरिकी नीति इस तरीके से उस पर विश्वास किया जा सकता है? तो यह कभी भी यह विश्वास यूक्रेन रूस नहीं करे। जब यूक्रेन भले मान जाए पर रूस इसका प्रतिरोध करता रहेगा, अंतिम सांस तक प्रतिरोध करता रहेगा। इसलिए ऐसे मंचों की आवश्यकता हो रही है जहाँ पर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति को पालन करता है, वसुधरा की बात करता है, इस तरीके कॉन्सेप्ट ही धरातल पर काम करेंगे। ये आपको जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग आज आप लोग संडे को शेड्यूल जारी कर देंगे 70 बीपीएससी का। आप लोग को जो अभी डेट बढ़ेगा और यह संख्या आपको 200 से अधिक एसडीएम की आने वाली है, ऐसी सूचना मिल रही है। लगभग
800 से 900 सीट अप्रोक्स होने चाहिए अनुमान के आधार पर। तो आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इसलिए कुछ दिन डिले हुआ था, कुछ अनुशंसाएं बनी थी, कुछ बदलाव के दौर से हम लोग गुजर रहे थे। आपको मंडे से रेगुलर क्लास होगा टारगेट बैच में। तो आप लोग को क्या करना है, जल्दी अपनी कमर की पेटी बांध लेनी है। ये 200 में अपनी एक सीट जरूर रिजर्व करनी है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने मेरे रेगुलर अभ्यर्थी हैं, रेगुलर छात्र हैं, वो एक सीट जरूर बुक करें एसडीएम का। ठीक है ना। उसके लिए हम अपनी तरफ से जितनी प्रयास, आप लोग जितनी मदद हो सकती है मैं करूँगा, हमारी टीम करेगी। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।